हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको HBL पावर पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको फंडामेंटली थ्रू बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं HBL पावर सिस्टम लिमिटेड पे। तो ये मेनली फोकस्ड करती है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है और उसकी सर्विसेज बनाती है और देती है। तो ये कंपनी मतलब जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो डिज़ाइन करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है और स्पेशली ये बैटरीज बनाती है और डायरेक्ट करंट सिस्टम बनाती है इंडिया के अंदर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। अब जैसे अलग अलग टाइप की बैटरीज हो गई जो इंडस्ट्री में यूज़ आती है, व्हीकल में यूज़ आती है, फिर जो डिफेंस सेक्टर होता है वहाँ पर भी यूज़ आती है, मतलब वहाँ पर भी ये कंपनी सप्लाई करती है। और उसके बाद जो करंट सिस्टम क्या होता है, मतलब जो पोल होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल होते हैं बड़े बड़े, वो भी इसने बनाया है और वो भी ये बनाती है। तो कंपनी का मेन काम ये है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाना। अब बात करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1510.71 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 20.99 है, लेकिन उसी के सामने अगर आप कंपनी का पी देखोगे तो 109 है। तो इंडस्ट्री के पी से आपको ये काफ़ी महंगा मिल रहा है और बुक प्राइस भी आपको 1.93 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 50.78%, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.96, मतलब कि अगर 1% मार्केट ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.96 के बीटा से ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू मतलब कि जो सेल्स है वो बढ़िया नहीं हो रहा है, उस वजह से हर साल कंपनी में की सेल्स में डिक्रीमेंट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2018 में 1063 करोड़ का सेल्स था कंपनी का, 2019 में 1029 करोड़ का, 1011 और अब 92 करोड़। तो हर साल कंपनी का सेल्स डिक्रीज हो रहा है और उसी के सामने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखिए जो 3 साल से इंक्रीज नहीं और उसके बाद और भी डिक्रीज हो गई। तो कंपनी की जो मतलब कंपनी का यहाँ पे 3 करोड़ और फिर 1 करोड़, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम है और हर साल कंपनी का जो सेल्स गिर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और साथ ही में जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था, मतलब जिसका जो एवरेज था कि इतना सप्लाई ये करता है, वो ये 6% करता था, लेकिन अब ये 3% करने लगे, मतलब डायरेक्टली आधा हो गया है। इसका जो सप्लाई वो भी आधा हो चुका है और साथ ही में इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है जो ओवरऑल वो भी माइनस में चली गई, मतलब कंपनी ओवरऑल अच्छा नहीं कर पा रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 58.51% इसकी यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है और उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.21% का स्टेक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 20.2% का स्टेक है, पब्लिक के पास 21.07% का स्टेक है और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गई उनके पास 0.01% का स्टेक है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब यहाँ पर बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो सितंबर में कंपनी का सेल्स था 258 करोड़ का, उसके बाद दिसंबर में कम हो गया 233 करोड़, मार्च में इंक्रीज हो गया 299 करोड़। तो यहाँ पर अगर कोई डिमांड आ जाती है जो ये प्रोडक्ट बनाती है तो इसका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आती है तो ये वहीं पे रहेगा, मतलब बिल्कुल भी मतलब कि इसकी सेल्स गिरेगी। वो नॉर्मली सब जगह ऐसा ही होता है, लेकिन इस कंपनी में कैसा है
कि हर साल कंपनी के जो सेल्स है उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। तो ये कंपनी की यहाँ पर टॉप लाइन है, 260 करोड़ था सितंबर 2020 में, दिसंबर में 235 करोड़ था और मार्च में 302 करोड़। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए तो कंपनी का 8 करोड़ था सितंबर में, दिसंबर में 7 करोड़ और मार्च में 10 करोड़। तो यहाँ पर ये कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब कि बॉटम लाइन है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज की। तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के देखिए, जो 3.39% ROE था वो 1.71 हो गया और हर साल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है। अब वो स्वाभाविक है डिक्रीज होना, क्योंकि जब कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी गिरते हैं। ROE मतलब क्या होता है, कंपनी की इक्विटी को कैसे यूज करके कंपनी प्रॉफिट ला रही, रिटर्न दे रही, तो नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से डिक्रीज हो रहा है। ROCE में भी सेम ऐसे ही है, 7.08%, 8.37 से 7.08 और अभी 4.67%। रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए 2.38, 2.56 और 1.32। मतलब रिटर्न रेशियोज कंपनी के बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशियो। यहाँ पर कंपनी डेट फ्री हो गई, ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना डेट खत्म कर दिया। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा इंक्रीजिंग, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी वो कंपनी की बढ़िया है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 36.50 रुपीज़ और आज ये शेयर 54.50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। 1.30% ऊपर था, 0.70 रुपीज़ ऊपर था ये। तो बात करते कि इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर लोगों को रिस्क नहीं लेना है तो उन लोगों को इस शेयर में एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ऑलरेडी जिसके पास शेयर है वो अब क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा प्राइस पे लिए हुए हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, होल्ड कर सकते हैं। और जिनको अब निवेश करने का मन है तो ये ऑलरेडी एक वीक के अंदर सिर्फ 7 दिनों में इसने 20% का रिटर्न दे दिया है। तो मेरे हिसाब से अभी इस शेयर में एंटर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। हाँ ठीक है, कल के दिन परसों के दिन 1% 2% और ऊपर चला जाएगा, लेकिन फिर ये फिर से नीचे आए तो आपको वो 1-2% के लिए नहीं रुकना है। हो सकता है आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाए कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी, क्योंकि 1 महीने से बिल्कुल भी नहीं हिला है और उसके बाद 1 हफ्ते में इसने 20% का रिटर्न दे दिया है। तो उस वजह से आपको अभी इसमें एंटर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको एंटर करना हो तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए 1 हफ्ते के लिए, और फिर बाद में आपको लगे कि अब मैं एंटर कर सकता हूँ तो आप इसको एक बार वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए। बाकी अगर जिसको रिस्क नहीं लेना हो ऐसे शेयर्स में, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है और ये हर साल नीचे आ रहा है और डीग्रोथ दिखाई दे रही है, उस वजह से तो लोगों को अगर रिस्क नहीं लेना तो आप इस शेयर में एंटर नहीं करिएगा। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो भी आप अभी नहीं एंटर कर सकते, जब ये शेयर नीचे गिर जाए तब आप इसमें एंटर करिए, तब थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही, तो तब आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।